welcome to the Jaya Show on your overseas Indian story, आपकी प्रवासी भारतीय कहानी। इस मंच पे हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक से बढ़ के एक ऐसी रोमांचक कहानियां उन प्रवासी भारतीयों की जिन्होंने भारत से बाहर जाके अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। आज हमारे बीच मौजूद है भारत के एक बहुत प्रसिद्ध बिजनेसमैन जो इस वक्त जापान के टोक्यो शहर में रहते हैं। चलिए मिलते हैं नितिन हिनगर से। हेलो नितिन, इस मंच पे आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन 24 साल की उम्र में एक डायमंड कंपनी में जॉब लेके टोक्यो पहुंचे। नितिन वेजिटेरियन है और 2 साल तक उस वक्त जब वो टोक्यो पहुंचे उन्हें अच्छा भारतीय भोजन नसीब नहीं हुआ। इसके कारण उन्हें जापान के मार्केट में एक कमी दिखी। नितिन को एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया समझ आया। उन्होंने टोक्यो में एक भारतीय स्टोर खोला। इस स्टोर में सारे भारत के खाद्य पदार्थ और मसाले सप्लाई किए जाते थे। यहां से शुरुआत हुई उनकी कंपनी अंबिका कॉरपोरेशन की। आज अंबिका कॉरपोरेशन ऐसे कई स्टोर्स जापान में रन करता है और इसके अलावा पूरे जापान का सप्लाई चेन, जो हिंदुस्तानी खाद्य पदार्थ का सप्लाई चेन ऑलमोस्ट इनकी कंपनी कंट्रोल करती है। अंबिका कॉरपोरेशन करीब 5000 हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट्स और 2000 जापानीज सुपरमार्केट में हिंदुस्तान के खाद्य पदार्थ और मसाले सप्लाई करता है। चलिए बात करते हैं नितिन से और पूछते हैं उनके प्रवासी भारतीय जीवन यात्रा की। नितिन, आप बताइए, आप हिंदुस्तान में कहां से हैं और अपने बचपन की ऐसी कोई घटना जिसने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया। यस, थैंक यू। 1 सेकंड। नमस्कार, मैं राजस्थान से हूँ, पाली डिस्ट्रिक्ट रानी से। और जो बचपन की घटना है जिसने कि मुझे बहुत प्रभावित किया है, मैं जब 5th ग्रेड में था, जब मैं 8-9 साल का था, तो मम्मी हमेशा कहती थी कि तू पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई किया कर। पर मेरा 5th ग्रेड से ही मेरे को एक बिजनेस का एक ऐसा ड्रीम था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है मेरे लाइफ के अंदर और मैं बिजनेस करूंगा। तो वो एक थोड़ा सा मेरे को इंट्यूशन, बीइंग अ जैन होने से वो थोड़ा ब्लड के अंदर भी है, वो मेरे को था। पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लाइफ में मेरा था जब मैं 10th में फेल हुआ। जब मैं 10th में फेल हुआ तब मेरे को ये समझ में आया कि मैंने मेरे पेरेंट्स की कितनी, मतलब एक समाज में जो अपना होता है सब आके बोलते हैं आपका बेटा फेल हो गया। तब मेरे को समझ में आया कि मेरे कारण से मेरे पेरेंट्स को इतनी परेशानी हुई है। उस टाइम से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं लाइफ में कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे पेरेंट्स को कभी शर्मिंदगी हो, किसी तरह की परेशानी हो। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो ऐसा नहीं कि मैं 10th फेल होकर पढ़ाई नहीं किया, मैंने जापान में आके MBA भी किया है। आई एम डूइंग माय PhD आल्सो, बट दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट कि जब मैंने रियलाइज किया कि पेरेंट्स को कितनी तकलीफ होती है इस तरह की चीजों के अंदर, उसने मेरी पूरी लाइफ पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, तो नितिन ये बताइए, आप जापान कब, कैसे और क्यों पहुंचे? हाँ, तो मैं, जैसे मैंने बताया कि मेरे को लाइफ में अपना एक बिजनेस करना था और अराउंड 94-95 के आसपास जब मतलब मेरा कॉलेज पूरा हो गया था, तो उस टाइम के अंदर जो बिजनेस है, उस टाइम एक डायमंड बिजनेस का बहुत बूम था इंडिया के अंदर। तो मैं बहुत छोटी सी जगह में था जहाँ पर 10,000 की पॉपुलेशन है, पर मेरे को काम बड़ा करना था। तो मैंने वहां से कनेक्शन ढूंढना शुरू किया कि मैं बॉम्बे आऊं, बॉम्बे में कौन पहचान वाला है जो मेरे को डायमंड कंपनी में इंट्रोड्यूस कर सके। तो फिर मैं बॉम्बे आया, वहां पर मेरे जीजा जी थे, महिपाल जी, उन्होंने मेरे को रेखप जी से मिलवाया। देन मैंने एक डायमंड कंपनी ज्वाइन की और उस कंपनी के अंदर 1 साल तक, मतलब इतना कठिन परिश्रम था कि जो डायमंड असॉर्टमेंट होता है, तो आपको सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक डायमंड असॉर्टमेंट करना, जिसमें टेबल लैंप है और पूरा अंधेरा है, आपको नींद आने के पूरे चांस रहते हैं, आप सो नहीं सकते, आप कुछ खा नहीं सकते। तो वो 1 साल जो मैंने वहां पर बहुत कठिन परिश्रम इसलिए किया कि मेरे को आगे और जाना था। तो 1 साल का बहुत कठिन परिश्रम था और फिर उसी कंपनी का जापान में ब्रांच था। तो मैं यहाँ पर जापान के ब्रांच के अंदर एज ए मार्केटिंग के हिसाब से 95 के अंदर आया। अच्छा, और अब वहां पहुंचे ये नौकरी लेके, तो उसके बाद ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे आया? जब मैं 95 में यहाँ पर आया था तो उस टाइम के अंदर 2-3 चीजें हुई थी मेरे साथ में। एक तो 95 में आने के बाद में जब मैं यहाँ पहुंचा तो जापान के अंदर कुछ भी खाने के लिए, जैसे बीइंग जैन वेजिटेरियन, और ना तो इंडिया ओरिजिनेटेड कोई भी चीज नहीं था, ना आटा था, ना घी था, ना चावल था,
और हल्दीराम की नमकीन मिठाई को भूल जाइए, दूर दूर तक कोई चांस नहीं था उसका। तो यहाँ पर 1-2 साल जो हमने सरवाइव किया, सिर्फ बनाना, मिल्क और एक ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा मिक्स वेजिटेबल डाल अच्छा। के, चीज डाल के, उसका पिज्जा बना के, तो 1 साल के अंदर आप समझ लीजिए कि कभी किसी ने खाने के लिए बुला दिया तो उस दिन हमारी पार्टी होती थी। अदरवाइज 1 साल में 250-300 दिन पूरा खाना हमारे 1 साल तक यही चला था। उस समय आपके अलावा और भी प्रवासी भारतीय थे, उनको भी ये मुश्किलें होती थी? और भी जितने भी डायमंड बिजनेस में थे इंडियन, सारे गुजरात और राजस्थान से, मोस्टली सारे जैन थे, सारे वेजिटेरियन थे बेसिकली, तो सबके साथ में सेम प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो फिर वो कैसे अपना काम कैसे चलाते थे? लेके आते थे हाँ, हिंदुस्तान से? हाँ, जब आते थे तब लेके आते थे हिंदुस्तान से थोड़ा बहुत। और उस टाइम ये पार्सल से सामान आने का कुछ भी था ही नहीं उस टाइम, इतना आईटी का। तो उस टाइम के अंदर काफी परेशानी थी, मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज काफी करना पड़ता था आपको। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो कि पंडित फैमिली से हैं घर पे, पर दे बिकम नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि कोई चॉइस अच्छा। नहीं थी उनके पास में। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके कि अभी तक घर पे लोग ही जानते हैं वेजिटेरियन है, पर यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खाना होगा। तो ऐसी फैमिलीज भी हैं, ऐसे फ्रेंड्स भी हैं। तो नितिन, ये आपको मुश्किलें आई, लेकिन आप फिर आपने ये सोचा कैसे कि अब यहाँ इससे मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको शुरू करूं? ये कैसे आया दिमाग में? हाँ, ये यहाँ पर 2-3 चीजें थी। एक तो ये मेरे को एक्सपीरियंस 1-2 साल का था फूड का। सेकंड, यहाँ पर 98 के अंदर, जैसे आपको ध्यान है जापान का जो बबल बस्ट हुआ था, तो 98 के अंदर बहुत सी जैपनीज जो डायमंड कंपनी, डायमंड बिजनेस था, बहुत हर्ट होना शुरू हो गया था, बहुत बैंकरप्सी शुरू हो गई थी। तो उस टाइम में जो एक ड्रीम था माइंड के अंदर कि मेरे को अपना काम करना है, प्लस यहाँ पर जो बिजनेस एनवायरनमेंट होगी उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ अलग चीज करनी होगी। तो मैंने 2-3 चीजों के ऊपर मैंने काम शुरू किया। एक तो ज्वेलरी बिजनेस करने का सवाल ही नहीं होता था, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, सेकंड बैंकरप्सीज थी तो नॉट गुड चॉइस। सेकंड, हैंडीक्राफ्ट का जब सोचा कि इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट, राजस्थान से हूँ तो हैंडीक्राफ्ट बहुत होता है, तो जब पता किया तो यहाँ पर जापान में अर्थक्वेक आता है, हैंडीक्राफ्ट आप बड़ा यूरोप की तरह घर पे लगा नहीं सकते, क्योंकि कौन सा कब आपके सर पे गिर जाए यहाँ पर, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर थर्ड, मेरे इनलॉज जो है उनका फूड बिजनेस, और मेरे फ्रेंड से जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, मुनिंदर पाडा, उनसे ऐसी बात करते थे, उन्होंने बोला कि यार इतनी खाने में तेरे को परेशानी आ रही है, हमको परेशानी, क्यों नहीं अपन एक फूड बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। बस तो जैसे ही वो एक आइडिया क्लिक हुआ डिस्कस करते करते, और फिर देखा कि मेरे इनलॉस जो बॉम्बे के अंदर खजांची है वो इसी बिजनेस के अंदर हैं, उनको मैंने बात किया और इमीडिएटली उन्होंने मेरे को हेल्प किया कि ओके मेरी कंपनी में फर्स्ट कंसाइनमेंट तो मंगा ले एक बार। कंसाइनमेंट वहां से निकला उनकी कंपनी में, पर उनकी कंपनी में फूड इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो मेरे को मेरी कंपनी खोलने की मजबूरी हो गई कि मेरे को कंपनी खोलनी होगी। तो इस तरह से अंबिका 26 अगस्त 1998 को वी हैव फॉर्म। तो ये पूरी अच्छा, स्टोरी है कि कंपनी कैसे खुली और काम कैसे डिसाइड हुआ करने के लिए। तो आपको इसकी सीड फंडिंग कहाँ से मिली? आपने अपने पैसे लगाए या आपने पैसे रेस किए अपना पहला स्टोर शुरू करने के लिए? हाँ, तो पैसे का ऐसा है कि मैंने जब जॉब छोड़ा था मेरे पास में एक्चुअल में कुछ पैसा नहीं था। और मेरा अनुभव अभी तक ये बताता है कि अगर आप एक सही सुलझे हुए इंसान है, आपका करेक्टर सही है और आपको आगे क्या करना है क्लियर, आपको कोई ऐसी कुछ ऐप या ऐसी गलत चीज नहीं है, तो होता क्या है कि जो अपने आसपास के लोग हैं, जो फ्रेंड्स है, जिस कंपनी में मैं काम करता था यहाँ पर, उसके जो हमारे बॉस है सुनील जैन, तो उनको पता था कि लड़का सही है और इसको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं अपन। तो मेरा जो मैंने फर्स्ट शॉप स्टोर खोला था उसका रेंट एग्रीमेंट, जापान में कुछ महीने का एडवांस देना होता है इंडिया की तरह, वो सब चीज उन्होंने दिया था। और मेरे को कंसाइनमेंट मेरे इन-लॉ से आया था, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने नेगेटिव कैपिटल से मेरा काम शुरू किया था, मेरे पास कुछ पैसा नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। पर जापान के अंदर ऐसा है कि जो सिस्टम गवर्नमेंट का है, मेरे को 1 से 1.5 साल के बाद में फ्यू मिलियन येन एज ए हेल्प करने के हिसाब से मेरे को मिल गए थे। तो वो यहाँ पर जापान में एक चीज बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी है कि अगर आप सही चीज कर रहे हो तो आपको इस तरह से गवर्नमेंट का जो फाइनेंस हेल्प और बाकी चीज की हेल्प है वो आपको, मतलब अगर ईमानदारी से जापान में आप काम करें तो सिस्टम सारा आपके साथ चलता है। तो आप हिंदुस्तान से जब सामान मंगा रहे थे और खासकर खाने पीने की चीजें मंगा रहे थे, तो जापानी सरकार तो बहुत स्ट्रिक्ट है इंपोर्ट में, तो वो कैसे आपने सुनिश्चित किया कि सब चीज उनके इंपोर्ट रिक्वायरमेंट मीट करे उस समय? उस समय, हाँ, तो जब बिजनेस शुरू किया था तो शुरू करने के बाद में चैलेंज था सबसे बड़ा लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज इतनी आदि टाइम मिला नहीं लैंग्वेज सीखने का। और जो मेरे डायमंड जहाँ पर मैं काम करता था तो वहीं पे जो कस्टमर्स ऑफ कोर्स बन गए थे 1-2 साल के अंदर, उन्हीं में से एक बंदे थे तका किसान। उन्होंने शुरू के अंदर मेरे साथ में कस्टम में जाके कैसे कस्टम फॉर्म भरते हैं, क्या चीज होता है, एक तो वो उन्होंने वो चीज बताया। सेकंड चीज, फिर
हमने जब सामान मंगाया तो कुछ सामान रिजेक्ट हो जाता था, कुछ सामान फेल हो जाता था, कुछ पास होता था, कुछ पे बहुत हाई ड्यूटी लग जाती थी। तो ये सब चीज धीरे धीरे स्लोली स्लोली करने के साथ में ही समझ में आया, पेशेंस रख के। और लर्निंग बाय डूइंग जो है कि आप करेंगे तो समझ में आएगा। तो तो ये आपकी लर्निंग कर्व थी पूरी। हाँ, ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, पर हाँ हाँ। आपका पर्पस क्लियर था और आपको करना था, तो वो आप धीरे धीरे, जिज्ञासा थी आपको करने की, सीखने की, आप पूछते गए, समझते गए, करते, बस वो स्लो प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला साल जब आपने स्टोर खोला टोक्यो में, टोक्यो शहर में, तो आपकी कितनी सेल हुई? फर्स्ट ईयर जब मैंने स्टोर खोला था, तो मैं आपको बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के, जो शॉप के बाहर होता है जनरली मैं खड़ा रहकर देखा करता था, यार ये आ रहा है, ये कस्टमर मेरी दुकान में आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर भगवान की दया से फर्स्ट ईयर जो है हमने जापान येन के अंदर 22 मिलियन, मतलब 22 लाख येन का हमारा अच्छा। एक साल का सेल था। जबकि जापान के अंदर ऐसा बोलते हैं कि जो एक मामा पापा शॉप होती है, नॉर्मल शॉप होती है, उसकी एवरेज सेल 30 मिलियन होती है एक साल की। अच्छा। तो अच्छा। उससे थोड़ा सा हमारा सेल फर्स्ट ईयर का कम था। अच्छा। जो सेल होती थी आपके पहले स्टोर की, तो इसको खरीदार आपके अधिकतर प्रवासी भारतीय ही थे जो वहां पे थे? हाँ, जो डायमंड बिजनेस में 1-2 साल पहले मैं रहा था, तो उससे थोड़ा एडवांटेज ये था कि सबको जानते थे समाज के अंदर, जो इंडियंस है, छोटी सी पॉपुलेशन थी, हाँ। तो सबको ध्यान था। और हाँ। सब, और मेरे को भी पता था कि उनको क्या चीज चाहिए, और वो सब इसी तलाश के अंदर थे। तो जैसे ही शॉप के, जनरली अपन शॉप खोलते हैं तो ओपनिंग करते हैं, जिसमें रिलेटिव्स को, दोस्तों को बुलाते हैं, तो वो सब हाँ। लोग हाँ। आए थे उसके अंदर। हाँ। तो हाँ। उनको पता चला कि अच्छा ये चीज करे तो बहुत अच्छा है, तो एकदम डायमंड से कैसे फूड बिजनेस के अंदर, तो एक सरप्राइज होता है सबको। तो अभी जब 10-20 साल हो गए, तब लोग बोलते हैं, यार हमने सोचा था तू क्या करेगा उस टाइम के अंदर, किराना की दुकान खोल रखी है, पर नाउ इट इज अ टोटल डिफरेंट स्टोरी। तो उस टाइम में तो वो लोग तो ये एक दुकान आपने खोली टोक्यो में, और आज ऐसे कई दुकान हैं आपके। तो यहाँ से अब हमारे दर्शकों को अपने आगे अंबिका की जर्नी के बारे में बताइए। कैसे उस एक दुकान को शुरू करके उसके बाद आप जापान के सभी शहरों में पहुंचने लग गए? वो चीज कैसे हुआ? आपने कैसे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको कैसे संपर्क किया, वहाँ उनके साथ किस तरह से टाई अप किया, और सुपरमार्केट तक कैसे पहुंचे? ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये कैसे हुआ? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ वापस, मतलब इसी सोच के हिसाब से, जैसे जब हम 98 में शुरू किया था, तो मेरा पूरा काम जो है, पूरा दिन वो ऑफिस में बैठ के सिर्फ इनवॉइस बनाने में जाता था, क्योंकि हाथ से काम करते थे। तो 1-2 साल के अंदर जब बिजनेस बढ़ा, तो पता पड़ा कि हाथ से तो इतना काम नहीं हो सकता जापान में, और शुरू में आप इतना आदमी भी नहीं रख सकते। तो हमने सबसे पहले टैली, जो बहुत बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है बिजनेस का इंडिया के अंदर, वो हमने इंस्टॉल किया इन अच्छा। 2000, एक साल के अंदर। ठीक है। देन 2001 के अंदर फर्स्ट टाइम हमने इंडियन ग्रोसरी ऑनलाइन स्टोर शुरू किया 2001 के अंदर। दैट वाज फर्स्ट इंडियन ग्रोसरी ऑनलाइन। तो हम उस टाइम में पर्टिकुलर अमाउंट का आप ऑर्डर करेंगे तो पूरे जापान में, जापान बहुत बड़ा है, अगर आप अच्छा। हांगकांग के अंदर इसके हिसाब से आप देख रहे हैं तो जापान बहुत बड़ा, पूरे जापान में डिलीवरी फ्री करते थे। फिर जहां पर हमारे एक शॉप स्टोर था, उसके ओनर से बात करके 4-5 छोटे छोटे स्टोर आसपास और बनाते गए। तो 3-4 साल बाद पता चला कि अब कभी बारिश हो रही है तो आपको वेयर हाउस सामान लेके आना है, सामान गीला हो रहा है, कभी स्नो हो रहा है, कभी ठंडी है। तो फिर हमने 2004 के अंदर हमने अंबिका हाउस, जो भी हमारा अंबिका हाउस, तो हमने उस टाइम में खरीदा, क्योंकि हमको ये पता चल गया था कि जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ रहा है तो आपको ऑपरेशन एक सेंट्रल एक जगह पे करना पड़ेगा, ताकि कम आदमी के अंदर आप इफेक्टिवली काम कर सकें। हम्म। और उसके बाद में फिर सेकंड फेज का हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि अभी और अपने को एडवांस के अंदर चाहिए, आप एनालिसिस कर सकें। फिर 2006 में हमने एक एक्चुअल रिटेल शॉप, जो कि प्योरली रिटेल शॉप था, अभी तक हमारा रिटेल होलसेल एक ही जगह चलता था, तो हमने 2000 में रिटेल शॉप खोला। और वेयर हाउस, हमने जैपनीज वेयर हाउस हायर किया। हमने पहले सारे कंटेनर्स जो आते थे वो मैंने और पितिन, हमने हाथ से 3-4 साल तक हाथ से, अपने हाथ से कंटेनर खाली किए हैं, सारा काम करते थे हम। पर जैसे जैसे काम बढ़ता गया, फिर हमने आउटसाइड वेयर हाउस लिया, तो स्टेप बाय स्टेप सामान सारा उस तरफ चला गया। देन 2013 के अंदर हमने हिताची के साथ टाइप किया, जहां पर कि वो सारा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, जैसे आजकल अमेजन वगैरह काम करते हैं। तो 2013 में हमने हिताची के साथ टाइप किया, तो हमारा जितना भी कंटेनर्स वगैरह आते थे सब वहीं पे जाते थे, वो खाली करते हैं, कस्टम क्लियरेंस करते हैं अभी भी, और हम यहाँ से ऑर्डर लेते हैं और हम उनको ऑर्डर भेजते हैं, वो पूरे जापान में वहां से ऑर्डर को सप्लाई करते हैं। और फिर अच्छा। तो उसके साथ में 2018 में हमने नेटस्यूट, जो ओरेकल का सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा ईआरपी है, तो मतलब आप बता रहे ग्रोथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे जहां जहां बॉटलनेक होते गए, जहां जहां पर काम बढ़ता गया,
तो जहां जहां पर ह्यूमन डिपेंडेंसी होती है कि उसको ऑटोमाइज पे लाते गए, तो इस ढंग से स्टेप बाय स्टेप करते हो। साथ में आपको बिजनेस में बैलेंस शीट, P&L भी आपको देखना होता है, कितना इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखते देखते सारी कैपेबिलिटी बिल्ड करते चले गए। तो आपने काफी हद तक जिस तरह से आप बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी काफी आपने यूज की है अपने पूरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आपकी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी है, डायरेक्ट ऑनलाइन कंज्यूमर्स को, उसकी भी है? हाँ, ऑनलाइन भी है, और सेकंड अभी हमने एक और शुरू किया है जो B2B बिजनेस, रेस्टोरेंट 5000 है। हाँ हमने, हाँ, क्योंकि कोरोना के टाइम के अंदर आप ऑफिस में स्टाफ नहीं आ सकते थे, बिल्कुल। उस टाइम हमने B2B ऐप लॉन्च किया था। तो उसके अंदर जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करते थे हमारे को, हम ऑर्डर लेट एज इट इज हिताची को भेज देते। तो एक इकोसिस्टम बन गया था जो आप बता हाँ रहे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और एक सर्टेन पॉइंट पे जब मैंने मेरा MBA फिनिश किया 4 इयर्स पहले, तो मेरे को ये समझ में आया कि अगर ग्रो करना है तो बिना टेक्नोलॉजी के बिजनेस ग्रो नहीं कर सकेंगे भी। बिल्कुल। इसके लिए टेक्नोलॉजी पे हमने काफी फोकस किया, जिससे हमारे को बहुत हेल्प मिली उसके अंदर। अच्छा, तो आप इंडिया से सामान मंगाते हैं, सारा सामान आपका इंडिया से आता है और जापान में सप्लाई होता है। तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी सेंटर है, जो ऑर्डर लेती है, ये क्या आपकी जापान में बेस्ड है या इंडिया में बेस्ड है? आप किस तरह से मैनेज करते हैं? हमारा जो इंडिया का ऑफिस, अंबिका ग्लोबल इंडिया में भी ऑफिस है, जहाँ सारा प्रिक्योरमेंट होता है। तो हमारा सारा मैनेजमेंट जो है, हम सब चीज इंडिया के अंदर रखते हैं। IT डेवलपमेंट की हमारी टीम है, प्रिक्योरमेंट टीम है, क्वालिटी टीम है, ओन फैक्ट्री है। तो ये सारी चीज हमने बाय द टाइम सब इंडिया के अंदर डेवलप करी। तो सारा ऑपरेशन वहां से होता है, क्योंकि जापान बहुत महंगा और पूरी इंडिया पूरी दुनिया का हब है सर्विसेज के बिल्कुल। अंदर। तो यहाँ रखना इज वेरी एक्सपेंसिव। यस। यस यस, दैट्स अ वेरी वेरी वाइज थिंग टू डू। नहीं तो तभी मैं क्यूरियस थी कि अगर इंडियन एंटरप्रेन्योर जापान जैसी कंट्री में जाके आपने ये पूरी सप्लाई चेन वाली बिजनेस डेवलप की है, तो इसमें कुछ ऑफिसेज आपके इंडिया में भी होते होंगे, और खासकर अगर आपने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, तो ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही वाइज बिजनेस डिसीजन है। तो ये बताइए कि और हिटाची जिसका आपने नाम लिया है, मैं समझ रही हूँ कि ये लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर होंगे आपके जापान के अंदर। हाँ, हिताची जो एक्चुअली हिताची बहुत बड़ी कंपनी है, और हाँ। हिताची जापान में 3PL बोलते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। अच्छा उसके भी अच्छा। पायनियर है, फर्स्ट उन्होंने जापान में शुरू किया था। तो उनका कंपनी का अच्छा। नाम है हिताची बुत्सुरी, हिताची ट्रांसपोर्ट। तो हिताची हम्म। ट्रांसपोर्ट के साथ में जो आप बता रही हो हमारा कोलैबोरेशन है, वो हाँ हाँ। ये सब चीज हमको हेल्प करते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। तो ये बिजनेस जो आपने इतना बड़ा किया, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कुछ क्या आपकी ग्रास रूट चुनौती आई, मतलब क्या ऐसे चैलेंजेस आए बिजनेस शुरू शुरू में जब आपने शुरू किया, जब आप ये खासकर जब आप इसको बड़ा कर रहे थे और एक स्टोर से धीरे धीरे जापान के विभिन्न शहरों में आप प्रवेश कर रहे थे, तो आपके पास क्या ऐसे चैलेंजेस आए, क्या चुनौतियों का आपने सामना किया और मैं कैसे किया? आपको, हाँ, जो इनिशियल में था मैं आपको बताता हूँ। एक लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर। उसके बाद लोकल लॉज, जो कि अगर आपको एक एथिकल बिजनेस करना है, या नॉट एथिकल, अगर आपको एज पर द कंट्री लॉ के हिसाब से सारी चीजें करनी है, तो सब चीज जापानीज के अंदर है। आपके सामने भी कोई चीज आप पढ़ नहीं सकते, कोई बता रहा है तो आप समझ नहीं सकते। तो लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज थी, जिसके हिसाब से लोकल लॉ समझना, कस्टम के लॉ समझना, रूल्स रेगुलेशन को समझना। सेकंड, जब आप नए हैं तो आपको पता है कि आपको लेस मैन पावर से काम करना होगा, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको मेहनत करनी है उसके अंदर। थर्ड ये है कि आपके पास में कैपिटल लेस है, आपको कम पैसे में काम करना। तो कम पैसे में काम करने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज मंगा रहे हो वो बिक जाना चाहिए। तो आपको उसके लिए एक रिसर्च, एक स्मार्टनेस की जरूरत है कि क्या डिमांड में क्या चीज लेके आऊं जो बिक जाएगी। ऐसा नहीं कि मेरे स्टॉक के अंदर हो जाए। प्लस खाने पीने के आइटम एक्सपायर भी हो सकती है। और इसके अलावा जो और चीजें थी वो ये था कि कभी कभी मेरे कुछ कस्टमर जो थे वो हमको डबल पेमेंट करते थे। मतलब पेमेंट भी, जैसे जापान में सिस्टम होता है कि 1 महीने का सामान खरीदा, अगले महीने एक साथ पेमेंट करते हैं। अच्छा। तो जो 5 लाख का पेमेंट था वो 2 बार कर दिया उन्होंने, 10 लाख पेमेंट कर दिया। तो फिर मैंने उनको फोन किया, अमर तिवारी जी थे, मैंने कहा सर आपका पेमेंट 2 बार आ गया है, क्या करना है, वापस करूं आपको या अगले सामान में एडजस्ट करेंगे? तो वो एक दिन था, और वो जब तक हमारे साथ में थे, अभी तो नहीं रहे इस दुनिया के अंदर वो, तो वो हमेशा बोलते थे कि नितिन तेरे अकाउंट बराबर है, मेरा अकाउंट शायद सही नहीं होगा, जो तू बोल रहे हो वो बराबर है। तो इस तरह से आपको एक पैसे की जरूरत है, आपको डबल पैसा आ रहा है, पर उस टाइम के अंदर आपकी जो अंदर की हिम्मत है, ईमानदारी है, वैल्यूज है, वो आप ये कह सको भाई साहब पैसा आपका डबल आ गया, तो वो चीज उस टाइम में थोड़ी सी परेशानी करती है। पर आने वाले टाइम में आपको इतना एक गुडविल, एक ट्रस्ट आपको क्रिएट करती है कि वो कस्टमर आपको 100 कस्टमर और आपको लेके जाते हैं साथ में। तो ये एक इस तरह की चीजें थी कि डबल पेमेंट आता था, पैसा नहीं था, फिर भी आपको कस्टमर को बताना है। फिर कुछ चीजें कस्टमर फेल हो जाती थी तो वो आपका नुकसान होता था, आपके पास पैसा कम है।
प्लस कुछ कभी कभी एक बार हमने मैंगो पल्प का कंटेनर मंगाया, उस पर इतनी हाई ड्यूटी थी कि हम कुछ चक्कर खा गए कि ये हो क्या गया है, अब इतनी ड्यूटी अच्छा। देनी की थी। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने शुरू किया कंपनी तब, सारी सारी परेशानी आई थी, पर मेरा अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रहता है। और जो अपने कहावत है इंडिया के अंदर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं हमेशा उसको दिमाग में रखता हूँ। जैसे भी बिल्कुल। कोई चीज गलत होती है, मैं इमीडिएट एक सेकंड में समझ के उसको डिस्कनेक्ट करके, सेकंड सेकंड से ये शुरू होता है सोचना कि अब करना क्या। तो अच्छा। पॉजिटिव रह के आगे क्या करना है, अगर ये अप्रोच आपकी है तो फिर वो परेशानी ज्यादा बड़ी लगती नहीं, कुछ सेकंड की लगती है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो उससे। अच्छा। अच्छा। कमाल कमाल की आपकी पूरी सोच है और जर्नी है, सुन के ही बहुत मजा आ रहा है। ये बताइए कि जापानीज आपने सीखी कब? जापान जाने के पहले ही सीख ली थी कि वहां जाके सीखा? नहीं नहीं, जापान, मैं जब जापान आया था डायमंड कंपनी में था, तो मैं एक साल तक तो एक शब्द भी नहीं बोलता था, सिर्फ सुनता था कि क्या बोल अच्छा। रहे हैं। अच्छा। फिर फिर कस्टमर से बात करके करके मेरे को भी नहीं पता कि मैं कब सीख गया। फायर या जिज्ञासा आपको है कि मेरे को करना है, तो फिर आपको वो कुछ वर्ड दिमाग में आता है, आप उसको, अच्छा इसने इस टाइम पे ये बोला था, इसका मतलब ये होता है, तो मेरे को ये चीज बोलना है। तो बस एक वो आपको काम आपको करना है। आपको नेचुरल फ्लेयर भी होगा क्योंकि जापानीज तो बहुत ही कठिन भाषा है। हाँ वो तो अच्छा, तो ये बताइए, कोरोना समय में जब सारे बिजनेसेस वर्ल्ड भर में काफी सफर किए हैं, खासकर रिटेल का बिजनेस, और खासकर जिस तरह का आपका बिजनेस है, भाई हिंदुस्तान से सामान आप जापान मंगा रहे हैं, तो आपको भी मुश्किलें आई होंगी। तो पूरे दौरान में आपने इन मुश्किलों का कैसे सामना किया और क्या ऐसा किया जापान में जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलता रहा है? ये जैसा जब एक शुरू बिजनेस 98 में जब प्रॉब्लम आई थी, और मेरे को लगता है ये जो कोरोना 2 साल से तक चल रहा है अभी तक, मेरे को लग रहा है कि अगर, जैसे मैंने बोला मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, जो भी पॉजिटिव सोचने वाले हैं, मेरे हिसाब से कोरोना एक ऐसा टाइम था जिसमें सबसे बेस्ट स्टडी आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक दैट वाज अ बेस्ट टाइम टू लर्न। हमने क्या किया, हमारा उस टाइम तक जो बिजनेस है वो करीब 70% रेस्टोरेंट पे डिपेंडेंट था कोरोना अच्छा। के पहले, ठीक है, 30% दूसरा बिजनेस था। तो कोरोना के टाइम के अंदर, जापान के अंदर इमरजेंसी के टाइम के अंदर ऐसा हो गया कि शाम को 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट काम नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं ले सकते, और जापान में बिना अल्कोहल के कोई खाना खाने जाता नहीं है। तो इन शॉर्ट रेस्टोरेंट का बिजनेस 20 से 30% कम हो। तो अभी अच्छा। 20 से 30% कम जो बिजनेस हो गया, अब आप क्या करेंगे? उस टाइम ये समझ में आया कि अभी सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब घर से काम कर रहे हैं, सबको घर पे जरूरत है। तो हमने, जो रिटेल बिजनेस हमारे एक शॉप था, तो कोरोना के अंदर हमने 2 नए और शॉप खोले। प्लस हमने हमारा जो वेबसाइट था जिस पर हम इतना फोकस नहीं करते थे, उस पर हमने और फोकस किया। तो कहने का मतलब, जो चैनल रेस्टोरेंट का था, हम रिटेल चैनल के ऊपर हमने फोकस किया। सेकंड, कोरोना के अंदर जो हमने लोकल जैपनीज के साथ में जो एक इकोसिस्टम बनाया, जो मेरे जैपनीज टीम मेंबर हैं, तो एक टीम मेंबर जो है जैपनीज, वो उनको सुपरमार्केट का बहुत एक्सपीरियंस है, एजा किसान, तो उन्होंने 2 शॉप खोलने मेरे को हेल्प करी कि कैसे शॉप खोलना है, कौन वेंडर होगा, क्या चीज अपन करेंगे। एक है मेरे साथ में हिंदुस्तान, जो कि वॉलमार्ट बड़ी बड़ी कंपनी में काम किए हुए हैं। तो उन्होंने, फार्मर्स को हमने फाइंड आउट किया, क्योंकि इंडिया से वेजिटेबल्स वगैरह आना बंद हो गए थे, कंटेनर्स बहुत डिले चल रहे थे, सामान इंडिया से नहीं आ रहा था। तो उस टाइम के अंदर अचानक से मार्केट में एकदम से एक डिमांड या एक जरूरत पैदा हुई कि भाई ये चीज सारा चाहिए भी सर्वाइव करने को, हम इंडिया जा नहीं सकते, लेके नहीं आ सकते। तो उस टाइम हमने लोकल गवर्नमेंट के साथ, लोकल फार्मर के साथ में काम करके हमने इंडियन वेजिटेबल, जो कि इंडिया से कुछ रूल्स के हिसाब से चिल्लीज हैं, कुछ कुछ वेजिटेबल जो इंडिया से नहीं आ सकती है फ्रेश, वो, और प्लस बाकी वेजिटेबल भी जापान में हमने ग्रो करना शुरू किया। और वो अच्छा। ग्रो करने से जैपनीज गवर्नमेंट को इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे तो नेशनल टीवी एनएच के, उन्होंने पर्सनल मेरा इंटरव्यू लिया कि आप जो ये कर रहे हैं, मतलब जिसके अंदर कि आपने जैपनीज की भी हेल्प ली, इंडियन को हेल्प कर रहे हैं, बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, सो यू हैव क्रिएटेड इकोसिस्टम। तो ये मेरे को लगता है कि सारी चीज कोरोना की वजह से, अगर कोरोना नहीं होता तो शायद ये आइडिया नहीं आता के अंदर। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है। कोरोना के समय में हर इंसान के पास बहुत नए नए आइडियाज आए। अच्छा, तो नितिन जी ये बताइए, आपकी पूरी जो एक जर्नी रही है लाइफ की, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है, रोमांचक रही है। आप इसमें कितना बोलेंगे कि किस्मत है, कितनी मेहनत है, कितना आपका टैलेंट है? इसको किस तरह से आप अपने लाइफ को देखते हैं? मेरे हिसाब से, मैं शायद बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, वापस रिपीट करूंगा आपको बहुत स्ट्रांगली, कि जो सक्सेस है उसके पीछे डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क
और आई ऑलवेज राइट डायरेक्शन, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कैसे कर रहे हैं। मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। तो राइट डायरेक्शन और हार्डवर्क के साथ में आप जो ईमानदारी है, जो सत्यनिष्ठा है, जो इंटीग्रिटी है, अगर आप उसको लेके चलते हैं तभी मेरे को लगता है कि लक भी काम करेगा। खाली लक के हिसाब से रहेंगे और बाकी चीज नहीं करेंगे तो फिर लक भी काम नहीं करेगा। तो लक काम करता होता है, देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर बिना मेहनत किए शायद लक या भगवान भी उतना साथ नहीं देंगे, ऐसा मेरे को लगता है। अच्छा, आगे अंबिका के क्या प्लान है अब बताइए। अब इसको आप यहाँ से अगले किस दिशा में लेके जा रहे हैं? अंबिका आगे जो है प्लान काफी बड़े हैं। मैंने जैसे आपको ग्रो करना होता है तो आपको ग्रो करने का मतलब ये कि बिजनेस ही ग्रो नहीं होता है, आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना होता है। उसके अंदर नॉलेज है, माइंडसेट है, पीपल है, वो बड़ा होता है तो कंपनी बड़ी होती है। तो मेरे को भी एक टाइम पे लगा था कि और मेरे को बड़ा करना है तो मैं क्या करूं। तो मेरा मेन रीजन एमबीए करने का ये था कि मैं थोड़ा और ब्रॉडली समझ सकूं चीजों को, बिजनेस कैसे होता है। तो एमबीए करने के बाद में एकदम क्लियर विजन आया कि अभी ग्लोबल बिजनेस करेंगे, अभी खाली जापान तक नहीं करेंगे। तो उसके हिसाब से हमने अंबिका, जो हमारी इंडिया की कंपनी है, उसका नाम हमने अंबिका ग्लोबल रखा कि वी विल डू द ग्लोबल बिजनेस। अंबिका अभी हम फूड कंपनी है, पर हम इसको टेक फूड कंपनी बनाना चाहते हैं। टेक फूड कंपनी के अलावा जो मैंने यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस किया जापान में रहकर, जो मेरे को परेशानी हुई है, जब मेरे बच्चे बड़े हुए थे तो हमको जैपनीज पता नहीं थी, तो डॉक्टर के पास कैसे जाना है, एम्बुलेंस को कैसे बुलाना है। कुछ हमारे मित्र आए थे 2-3 साल पहले, किसी की यहाँ पर डेथ हो गई तो अब वो किसी को पता नहीं कब क्या करेंगे, कैसे बॉडी जाएगी, क्या फॉर्मेलिटी होती है, पासपोर्ट कैंसिल होता है। तो ये मेरे अनुभव के हिसाब से हम फूड के अलावा जिस भी कंट्री में अंबिका रहे, जैसे हम जापान में हैं, तो जो भी इंडियंस यहाँ पर रहते हैं उनको एक जो एम्बेसी हेल्प कर सकती है, एम्बेसी भी एक लिमिट है कि कितनी हेल्प कर सकेंगे। तो हम चाहते हैं कि अंबिका काइंड ऑफ सेकंड एम्बेसी की तरह काम करे, जहां पर खाने के अलावा जिस भी तरह की प्रॉब्लम है हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको कनेक्ट कर सकें कि आपको ये चीज चाहिए तो ये वेबसाइट आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये एक मेरी पर्सनल जो मेरी जर्नी रही है, जो हमने यहाँ पर पर्सनल लाइफ में देखा, जो परेशानी सहन करी है, समझी है। मैं नहीं चाहता कि ये सेम चीज जो भी नेक्स्ट इंडियन जनरेशन यहाँ पर आ रही है उनको सॉल्व फेस करनी पड़े। तो उसके लिए भी हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पर आने वाले टाइम पे इस तरह से हम पोर्टल बनाए जिससे कि उनकी लाइफ यहाँ पर फूड के अलावा बाकी भी जो चीज है और इजी हो सके। अच्छा, टेक शुड कम फर्स्ट, सो फूड कंपनी बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। तो अभी हमने भी जैसे जापान का हमारा बिजनेस मॉडल है जो आपने देखा है, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ये हम चाहते हैं कि बाकी भी जो दुनिया की कंट्रीज है वहां पर हम पहुंचे। और जो हमारा विजन है, क्रिएट जॉयफुल टाइम्स फॉर इंडियन लवर्स, जिसको कि इंडियन खाना पसंद है, वो जैपनीज भी हो सकता है, वो टर्किश भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो जिसको इंडियन खाना पसंद है, इंडियंस के अलावा भी, तो उनके लिए एक जॉयफुल टाइम क्रिएट करें। और इसी चीज को जो हमने 23 साल एक्सपीरियंस किया है, इस एक्सपीरियंस को ईमानदारी के साथ में हर कंट्री के अंदर लेके जाएं। तो वी वांट टू बी अ टेक फूड कंपनी। अच्छा। तो अब आप ये बताएं कि अगर कोई नौजवान या कोई नव युवती अगर हिंदुस्तान से आना चाहे, एनी यंग पर्सन, और जापान में बिजनेस करना चाहे, तो उसके लिए आसान है? उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसके लिए जापान जैसी कंट्री में आकर बिजनेस करना संभव हो सके? 3-4 चीजें मैं बताता हूँ कि जो यंग जनरेशन उनके लिए। नंबर 1 कि आपका एक पर्सनल मिशन होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। या मैं ये बोलता हूँ कि जब आप इस दुनिया को विदा करके जा रहे हो, उसके पहले आप अपने आप को किस तरह देखना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स, कि मैंने ये समाज के लिए, देश के लिए, फैमिली के लिए चीज किया है। तो आपका बिजनेस का गोल होना चाहिए कि आप समाज की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे आज की तारीख के अंदर अपन बोलते हैं फेसबुक ने ये सॉल्व किया कि आप कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ने ये सॉल्व किया, कनेक्ट, आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा नहीं लग रहा, पर आपको वो कमी थी, आप लोगों से बात करना चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं। तो पैसा कमाना अगर आपका गोल है तो आप काम करते करते आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। मैं जापान में कम से कम $1 मिलियन ड्यूटी पे करता हूँ। अगर मेरे को पैसा कमाना है तो मैं कल से ये सोचना शुरू करूंगा ड्यूटी कैसे बचाऊं, मैं तो $1 मिलियन तो वैसे कमा लूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैसा नहीं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ऐसा है कि जो बिजनेस है, आपने पूछा था कि बिजनेस का सिलेक्शन आप कैसे करें, क्या चीज आप करना चाहेंगे। तो जनरली अपन बहुत छोटी चीज, जैसे फोन लेना होता है तो अपन जाके एप्पल फोन, नोकिया, सैमसंग, सबका जीबी कितना है, ये कितना है, सब चीज चेक करते हैं। पर अपन जब बिजनेस शुरू करते हैं,
जो अपन छोटे बिजनेसमैन है, जो बड़ी कंपनी की बात है, अपन कभी इस तरह का एक एनालिसिस नहीं करते हैं कि जो मैं चीज कर रहा हूँ कितना सही है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे को पता है मेरे इन-लॉज इंडिया में है, मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे को सिर्फ जापान के अंदर मार्केटिंग करनी है। तो अगर मेरे को दोनों काम करने होते शायद मैं नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस का सिलेक्शन कैसे है, आपका जो गोल है वो गोल नदी की तरह क्लियर होना चाहिए कि मैं जो भी करूंगा पेशेंट के साथ पॉजिटिव, फ्लेक्सिबल, सबको खुश रखूंगा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बिजनेस के अंदर के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपन कभी भी बिजनेस को और अपॉर्चुनिटी को, जो यंग जनरेशन है, अपन सेपरेट नहीं कर पाते। बिजनेस के अंदर आपको मैंगो फार्म, एप्पल फार्म माइंड में रखिए, 10 साल चाहिए आपको। और 10 साल का मतलब ये कंपनी के अंदर आप एक बेस बना रहे हैं, जैसे मेरी हिस्ट्री है, आपको एथिक्स के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, कभी परेशानी भी होगी, तो भगवान आपका टेस्ट लेता है कि आप टेस्ट में पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप 8-10 साल तक इस चीज को ईमानदारी से करते हैं तो 10 साल आपने जो मैंगो फार्म के अंदर मेहनत करी है, अगले 30 साल तक आप मैंगो बैठ के खा सकते हैं आराम से। पर अगर आपने शॉर्टकट लिया है तो फिर वो बिजनेस नहीं है, वो आप अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करते। तो ये क्लियरली समझना जरूरी है कि बिजनेस और अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या फर्क है। प्लस ऑनेस्टी होना चाहिए, आप जो बिजनेस करें पता होना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। प्रवासी भारतीय होके आप हिंदुस्तान को कैसे योगदान देते हैं? हाँ, तो मैं यहाँ पर जो इंडियन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री उसका मैं फूड गवर्नर भी हूँ। तो मेरे को मतलब यहाँ से जो जापान का एक रिच बिजनेस कल्चर अपन जानते हैं, जापान इज ओनली कंट्री विच इज अ ब्रांड फेमस इन द वर्ल्ड। तो जो रिच इनका बिजनेस कल्चर है, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, और फूड इंडस्ट्री होने के हिसाब से जो फूड प्रोसेसिंग की जो टेक्निक से जो नो हाउ है वो हमने कुछ कंपनियों के साथ में शेयर करी है और उनको बहुत अच्छा जापान के अंदर बिजनेस मिला है। तो यहाँ से हम जो जो नो हाउ है जो अपने यहाँ पर नहीं है तो वो हम इंडिया में ले जाके, मेरी कोशिश रहती है कि जो इंडिया की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनका एक लेवल इस हिसाब से बढ़े कि वो जापान तक को सप्लाई कर सके। और ऐसा बताते हैं फूड इंडस्ट्री में कि अगर आप जापान को सप्लाई कर सकते हो तो पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते हो। तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहेगी कि इंडिया में जितनी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है उनका लेवल इस ढंग से बने कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई कर सको। और सेम चीज मोदी जी भी बोलते हैं कि हमको क्वालिटी पे फोकस करना है ताकि हम दुनिया में कम्पीट कर सकें। तो जापान के हिसाब से किसी को कोई भी चीज चाहिए, यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन कॉन्टेक्ट। और सेकंड चीज, इंडिया को इनडायरेक्टली जैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो वी आर सेंडिंग लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो एक अपनी कंट्री करने के लिए, बिकॉज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उससे अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती है। तो अपने देश के लिए करने के अंदर एक अलग प्राउड फील होता है उसमें। थैंक यू सो मच नितिन, हमारे शो पे आने के लिए, और हमारी सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी दर्शक है, स्पेशली यंग जनरेशन, तो वो आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, वर्ल्ड के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप अगर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा चीजों को समझें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ईमानदारी रखें, हार्ड वर्क रखें, आपको इस दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता। थैंक यू नितिन।